Good morning, students. So, students, we were studying about thermodynamic process, and as we know, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। इन प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने बात की थी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। सो ये प्रोसेस ऐसे थे जिनके बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस such as isothermal, such as isobaric, such as isochoric, such as adiabatic process. So we have different types of thermodynamic process. But students, today we are going to start our next thermodynamic procedures, which are as follows. So students, we have two different processes, reversible and irreversible. They both are thermodynamic processes. So students, first of all मैं आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों को कंपेयर करते हुए ही एक्सप्लेन करता चलूँगा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं जो बोथ डायरेक्शन में कंप्लीट होते हैं। मतलब बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और वापस प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी हमको मिल जाते हैं। ऐसे प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। और मेनली जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो स्लोली प्रोसीड करते हैं, स्लोली प्रोसीड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन दी अदर हैंड, जब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तो फॉर्म करते हैं लेकिन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट फॉर्म नहीं करते। मतलब कि ये एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड ये रैपिडली होते हैं। मतलब ये फास्ट स्पीड से होते हैं, तो ये रैपिडली होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, द प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, एक स्लोली प्रोसेस है। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट रैपिडली। मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस रैपिडली होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बात करते हैं। जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो किसी भी रिएक्शन में हमारे पास किसी भी स्टेज पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है जहां रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, वो स्टेज कहलाती है इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेज पर डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब कि एट एनी स्टेज द इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। मतलब इक्विलिब्रियम कहीं नहीं एग्जिस्ट करता। बट जब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है लेकिन रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद। सो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। यानी प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनते हैं एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ये कन्वर्जन कंटिन्यूसली चलता रहता है। दैट इज हम कह सकते हैं जब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा तो ऐसी स्टेज में इनके कॉम्प्लीशन में, इनको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है। सो हम कह सकते हैं इनके कॉम्प्लीशन में टू मच टाइम लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम क्या कह सकते हैं, इनके कॉम्प्लीशन में टू मच टाइम
लगेगा। सो वी कैन से रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है कंप्लीशन में। ऑन दी अदर हैंड जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाकर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म करके कंप्लीट हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट इरिवर्सिबल टेक्स अ फिनिट टाइम फॉर कंप्लीशन, मतलब में इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, या हम कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के कंपैरेटिवली बहुत ही कम टाइम लगता है। सबसे और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है आपकी, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। बच्चों ये बात नोट कर लीजिएगा, वर्क ऑब्टेन्ड इन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम। अगर आपसे पूछ ले कि फॉलोइंग्स में से कौन सा थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस है जिनमें वर्क मैक्सिमम होता है, तो ध्यान रखिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है विच गेव अस मैक्सिमम वर्क, जो हमें मैक्सिमम वर्क देता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल के अंदर हमें मैक्सिमम वर्क नहीं मिलता। सो वी कैन से, तो थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस ऐसा, इरिवर्सिबल ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम वर्क हमको नहीं मिलता। सो स्टूडेंट्स ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाते हैं, हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आफ्टर द thermodynamic process, after the thermodynamic process we are going to start our next topic, which is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics, it is the basic rule of thermodynamics. ये जो रूल है बेटा, ये बेसिक रूल है थर्मोडाइनेमिक्स का। क्या कहता है ये रूल? ये रूल कहता है किसी सिस्टम में जो एनर्जी होती है, इस सिस्टम में जो एनर्जी होगी, इस सिस्टम की एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट स्टूडेंट एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड करने के अलावा हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एनर्जी को वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो हम वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लॉ का बेसिक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बट इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये इसका बेसिक स्टेटमेंट है। बट स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको कहा कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो इस सिस्टम में, इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी ना तो क्रिएट हो सकती है, इसकी एनर्जी ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये सिस्टम है और इसके आसपास हमारे पास सराउंडिंग है बच्चों, सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग, जब सिस्टम की और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना क्रिएट हो सकती है, सो इस कंडीशन में होल यूनिवर्स की जो एनर्जी होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स की एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। दैट इज होल यूनिवर्स की जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं सिस्टम टू सराउंडिंग एनर्जी में चेंज होता रहेगा, मतलब वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म तक एनर्जी में चेंज होता रहेगा, लेकिन यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट हम ऐसे भी दे सकते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। लेकिन इसमें क्या हो सकता है? वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं इस एनर्जी को। ठीक है स्टूडेंट्स। सो थर्मोडाइनेमिक के फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू को हम आइडेंटिफाई करते हैं इंटरनल एनर्जी से,
और डेल लगा दिया, डेल का मतलब है डिफरेंस या चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल यू को हम क्या कह सकते हैं, डेल यू को हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल यू को हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के अलावा सेकंड वेरिएंट है हमारे पास क्यू को क्या कह सकते हैं हम, क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हीट से। सो हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या नोट करते हैं क्यू, और डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नोट करते हैं बेटा वर्क। सो हम कह सकते हैं किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो इसकी एनर्जी या उसकी हीट और किए गए वर्क का सम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैथमेटिकली हम इस लॉ को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात की, एंड इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। देन हमने बात की स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें हमने ये पता लगाया कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दैट इज़ उसको वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में चेंज हम कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स की जो एनर्जी होगी, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैथमेटिकली हम इस रूल को डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे।